चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। गुलशेर, आपको खुशामदीद जी हमारी क्लास में। ये हम अनऑफिशियली अपनी पैराग्राफ राइटिंग की क्लास का आगाज कर रहे हैं ताकि आप जल्दी ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको फायदा भी उसी तरह से हो, वरना बकायदा हमारा ऑफिशियल सेशन जो है वो फर्स्ट से ही स्टार्ट होगा। हम आपके ज्वाइन करने से पहले बात कर रहे थे कि ये वो किताब है जी, ये हमारी किताब है जिसको हम फॉलो करेंगे जी। कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन। ये किताब जो है वो इस सारे कोर्स के दौरान जो है वो इसके पैराग्राफ जो लिखे गए हैं, जॉन परकिंस ने लिखे हैं, उसको हम फॉलो करेंगे। बुनियादी तौर पे ये कहानी है, एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है कि किस तरह जॉन परकिंस ने एक हिटमैन होते हुए अमेरिका की रीढ़ की हड्डी बनते हुए दूसरी इकोनॉमीज का बेड़ा गर्क किया। ये देखिए कहानी है, द शॉकिंग इनसाइड स्टोरी ऑफ हाउ अमेरिका रियली टुक ओवर द वर्ल्ड। कि अमेरिका ने दुनिया पे अपना कब्जा, अपना तसल्लुत कैसे जमाया। अब इस किताब की यूटिलिटी इस सारे कोर्स के दौरान ये रहेगी कि हम इसके पैराग्राफ्स जो है वो डेली एक दो पैराग्राफ्स पढ़ा करेंगे, आपको असाइनमेंट देंगे तो रेफरेंस पॉइंट के तौर पे इसकी किताब हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसका ड्यूल मकसद ये है कि ये किताब भी आप साथ साथ पढ़ें ताकि आपकी पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, पॉलिटिकल साइंस, जेंडर स्टडीज और क्रिमिनोलॉजी के कुछ रेफरेंसेस भी तैयार हो जाएं। तो दिस बुक इज अ वंडरफुल सोर्स टू नॉट ओनली डेवलप अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लिंग्विस्टिक एबिलिटीज, यानी लैंग्वेज भी आपकी ठीक होगी, आपका राइटअप भी अच्छा हो जाएगा, राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी और साथ साथ आपके आइडियाज में भी क्लैरिटी आएगी कि लोग कैसे सेंटेंसेस लिखते हैं, लोग कैसे पैराग्राफ्स लिखते हैं। और तीसरा उसका मकसद ये होगा कि आपको ये हेल्प आउट करेगी आपकी बाकी की जो सब्जेक्ट्स की तैयारी है उसके अंदर। आज हमारी क्लास का जी मकसद है अनऑफिशियली इस कोर्स का बाकायदा आगाज जो है वो हम 1 तारीख को करेंगे। आज हम आगाज करते हैं इस बात का कि पैराग्राफ क्या होता है। पैराग्राफ जो है इज अ डिस्टिंक्ट सेक्शन ऑफ राइटिंग दैट फोकसेस ऑन अ पर्टिकुलर आइडिया और अ पॉइंट। एक डिस्टिंक्ट मखसूस सेक्शन ऑफ राइटिंग है जिसके अंदर हम किसी न किसी पर्टिकुलर आइडिया और पॉइंट पे फोकस कर रहे होते हैं, और इसकी एग्जांपल्स भी हम आपको देंगे। अभी हम एग्जांपल्स वगैरह भी डिस्कस करेंगे ताकि हमें पता ही चले। और हैंड्स ऑन लर्निंग के लिए जरूरी है कि हम खुद से कुछ पैराग्राफ्स फिर इस किताब में उसी देखें। मैं जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स अभी सुन रहे हैं उनको इस किताब का पीडीएफ वर्जन जो है वो आज मैं सेंड कर दूंगा, और आप जो फिजिकली बैठे हैं आप लोगों के हाथों में अब ये किताब फिजिकली मौजूद है। तो हम कोशिश करेंगे कि डेली एक दो पैराग्राफ्स, 2 या 3 पैराग्राफ्स तो हम लाजमन डिस्कस करें ताकि हम डेली अपनी लैंग्वेज की एबिलिटी को भी, अपनी राइटिंग एबिलिटी को भी साथ साथ इंप्रूव करें। और इस कोर्स के अंदर फिर डेली आपको असाइनमेंट मिलेगी, 1 या 2 पैराग्राफ जो है वो आप लिख के एवेल्युएट करवाया करेंगे डेली, ताकि हमें ये भी पता चले कि आप साथ साथ इंप्रूव कर रहे हैं या नहीं। तो पैराग्राफ इज अ डिस्टिंक्ट सेक्शन ऑफ राइटिंग दैट फोकसेस ऑन अ पर्टिकुलर आइडिया और पॉइंट। यार एक मखसूस जो है वो राइटिंग का एक हिस्सा है जिसका बुनियादी काम है कि वो किसी एजेंडा पे, किसी आइडिया पे, किसी पॉइंट पे फोकस करे। इट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सेवरल सेंटेंसेस ग्रुप्ड टुगेदर एंड बिगिंस ऑन अ न्यू लाइन। शुरू किसी नए नुक्ते से हो और इसमें कुछ मखसूस सेंटेंसेस हो। और नॉर्मली एक पैराग्राफ के अंदर जो है वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं, यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बन चुका है कि हम 5 से 7 लाइनें मिनिमम जरूर लिखें, और मैक्सिमम 10 to 12 लाइन्स तक तो पैराग्राफ, एक आइडियल पैराग्राफ जाना चाहिए। यानी इट शुडंट बी लेस देन 5 सेंटेंसेस। लोग बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स भी लिखते हैं, बट वी नीड टू कीप इट माइंड एज बिगिनर्स कि हमें 10 to 12 सेंटेंसेस के पैराग्राफ्स तक जाना है। ठीक रही बात। तो पैराग्राफ क्या है? इट कंसिस्ट्स ऑफ टिपिकली सेवरल सेंटेंसेस, यानी कोई स्टैंडर्ड नहीं है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में कोई आइडियल स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन हमने क्योंकि पाकिस्तान में और स्पेशली सीएसएस के कॉन्टेक्स्ट में देखना है, तो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में
यहां सेवरल सेंटेंसेस से मुराद है 5 से ज्यादा और 12 सेंटेंसेस से कम। इसके दरमियान रहे तो हमारे लिए ये एक आइडियल पैराग्राफ होगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि एक पैराग्राफ के जो फीचर्स हैं वो क्या क्या होते हैं। अब आपको ये समझ आ गई कि पैराग्राफ क्या होता है। इट्स अ बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग। ये किताब उठाएंगे, ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ये इंफॉर्मेशन एक बॉडी ऑफ राइटिंग की फॉर्म में अवेलेबल है। इस राइटिंग का एक मखसूस स्टाइल है लिखने का। उसमें क्या जरूरी है, एक पर्टिकुलर आइडिया और पॉइंट पे ये फोकस करे। इट शुड हैव अ बिगिनिंग एंड देन इट शुड हैव एन एंड। इसका कोई आगाज होना चाहिए, नई लाइन से ये शुरुआत करे और उसी पॉइंट को खत्म करे, कंक्लूड करे अपनी आखिरी लाइन के अंदर। लेकिन इसको हम बैक एंड फोर्थ डिस्कस करेंगे तो आपको साथ साथ ये समझ आती जाएगी कि हम क्या बात असल में हम क्या कर रहे हैं। तो पैराग्राफ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो शुरू में होती है वो क्या है, टॉपिक सेंटेंस। आपकी पहली पैराग्राफ की लाइन जो है वो बताना चाहिए उसको कि वो किस मौजू के बारे में। आज हम प्रैक्टिस करेंगे 2 से 3 पैराग्राफ्स को पढ़ने की, लिखने की। उनमें आइडियल पैराग्राफ्स कौन से हैं, उनमें एवरेज लेवल पैराग्राफ्स कौन से और घटिया पैराग्राफ्स कौन से कंसिडर होते हैं। आज हमारी क्लास का एंड जो है वो उस प्रैक्टिस पे होगा। तो आज जिन पैराग्राफ्स की हम प्रैक्टिस करेंगे उनका मौजू क्या है, वो टॉपिक सेंटेंस उनका मबनी होगा क्लाइमेट चेंज के ऊपर। क्लाइमेट चेंज, जैसे मैंने आपको असाइनमेंट दी थी, वो उस असाइनमेंट का मकसद कल ये था कि आप शुरू कर दें लिखना। रैंडम लिखना जब शुरू करेंगे आपके पास रैंडमली अवेलेबल आइडियाज होंगे, लेकिन हमने अब उसको एक खास सूरत में ढालना शुरू करना है, यानी पैराग्राफ्स लिखने शुरू करने हैं। ठीक है। तो आज जो पैराग्राफ्स हम पढ़ेंगे उनका टॉपिक सेंटेंस किस पे मबनी होगा, क्लाइमेट चेंज पे। उससे मुराद क्या है कि द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ विच इंट्रोड्यूसेस द मेन आइडिया और पॉइंट ऑफ द पैराग्राफ। कि यार पहला सेंटेंस जो है वो हमें ये बताए कि वो पैराग्राफ है किस मौजू के बारे में, वो किस पॉइंट पे फोकस करेगा, उसका मेन आइडिया क्या है। या पहला जो टॉपिक सेंटेंस है वो हमें एजेंडा बताएगा यार ये पैराग्राफ ये बात करने जा रहा है। इस पैराग्राफ में राइटर ये कहना चाहता है ना, इस शेर में शायर क्या कहना चाहता है, तो राइटर उस पैराग्राफ में क्या कहना चाहता है वो टॉपिक सेंटेंस हमें वाजे करे। बाकी क्या है, उसमें सपोर्टिंग सेंटेंसेस होने चाहिए। बाकी सेंटेंसेस वो हैं जो आपके टॉपिक सेंटेंसेस को सपोर्ट करें। बाकी तमाम के तमाम सेंटेंसेस एक पैराग्राफ के वो सेंटेंसेस हैं जो टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट फराहम करें। यानी मैंने एक बात कर दी कि आज का मेरा मौजू है क्लाइमेट चेंज, तो सपोर्टिंग सेंटेंसेस वो हैं जो सारे के सारे क्लाइमेट चेंज के इर्द गिर्द रिवॉल्व करें। क्लाइमेट चेंज होता क्या है, क्लाइमेट चेंज में किस तरह से राइज ऑफ टेम्परेचर या राइज ऑफ टेम्परेचर विद इन द क्लाइमेट क्लाइमेट चेंज का बायस बन रहा है। ओजोन डिप्लीशन जो है वो किस तरह से क्लाइमेट चेंज के अंदर असरअंदाज हो रही है। ह्यूमन एक्टिविटीज और इंसानों की इंटरवेंशन से पैदा करदा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो इंडस्ट्रीज हैं, वो किस तरह से क्लाइमेट चेंज की वजह बन रही है। ग्लेशियर्स का पिघलना, क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स जो हैं वो जो एसीज हम चलाते हैं, इंडस्ट्रियल गैसेस हैं, कारों का धुआं है, इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से जो फिजा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी होती जा रही है, उससे किस तरह ग्रीन हाउस इफेक्ट क्लाइमेट को डैमेज करने का, क्लाइमेट चेंज का बायस बन रहा है। ये सारा हम क्या करेंगे, सपोर्टिंग सेंटेंसेस लिख रहे होंगे जो हमारे टॉपिक सेंटेंस को क्या करेंगे, एक्सप्लेन कर रहे होंगे या उसी के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होंगे। तो these topic sentences develop the main idea by providing details उस टॉपिक के बारे में कि वो है क्या, वो मौजू क्या है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं उस राइटिंग के अंदर, उस पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर।
फिर उसमें हम एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड करें जो कि उसी टॉपिक सेंटेंस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है। फिर हम उसकी एग्जांपल्स दें, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं वो उसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, तो हम एग्जाम्पल दें उसके अंदर के, देख लें दुनिया के 2-3 ममालिक ऐसे थे जहां से बाकायदा एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ कि हाँ ओजोन लेयर डिप्लीट हो गई है। उसकी वजह क्या थी? स्किन कैंसर बढ़ रहा था, और उन ममालिक ने फिर क्या किया? उसको रिपेयर किया उस ओजोन लेयर का। ये एक एग्जाम्पल है। क्लाइमेट चेंज जो है वो रैपिडली पाकिस्तान जैसे ममालिक में भी हो रहा है, और उसकी एग्जाम्पल है सडन फ्लक्चुएशंस इन द टेम्परेचर, रैपिड चेंज इन द एनवायरनमेंट। ओले पड़ रहे हैं ऐसी जगहों पे जहां ओले पड़ने मुतवक्का ही नहीं है, लोग तवक्को ही नहीं रखते कि यहां ओले पड़ेंगे। नहीं, बात ऐसे इलाकों में बारिशें हो रही हैं, दुबई की एग्जाम्पल दे सकते हैं, एग्जाम्पल्स दें कि जहां तवक्को ही नहीं है कि वहां इतनी ज्यादा बारिश हो। देखें, ड्रेनेज का निजाम ही ठीक नहीं है, दुबई के अंदर बनाया ही नहीं, उनको एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि इतनी बारिश होगी। एग्जाम्पल है। और एविडेंसेस प्रोवाइड करें साथ कि देखें ये जो मैं बात कर रहा हूं उसका एविडेंस ये है। फॉलो कर रहे हैं आप मेरी बात? फिर कंक्लूडिंग सेंटेंसेस के वो बात कहीं कंक्लूड करनी चाहिए। आपके आइडियाज जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी ऐसे सेंटेंस पे खत्म हो जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स पास करे, यानी कंक्लूड करे बात को। तो कंक्लूडिंग सेंटेंस क्या है? ऑफन बट नॉट ऑलवेज, हमें मतलब ज्यादातर, हमेशा ये कंपल्शन नहीं है आपकी कि आप किसी कंक्लूडिंग सेंटेंस पे बात खत्म ही कर दें, लेकिन ज्यादातर जगहों पे फाइनल सेंटेंस शुड समराइज द मेन आइडिया और प्रोवाइड्स अ ट्रांजिशन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। या बात को खत्म करे या इस नुक्ते पे खत्म हो कि वो अगले पैराग्राफ के आगाज का सिरा बन जाए, यानी अगले पैराग्राफ की डिस्कशन को भी इनिशिएट कर दे। उस पॉइंट पे वो पैराग्राफ खत्म होना चाहिए। तो कंक्लूडिंग सेंटेंस क्या होता है? कंक्लूडिंग सेंटेंस वो है एक ऐसा सेंटेंस जो बात को या तो कंक्लूड कर दे, एंड कर दे उस पर, या वो अगले पैराग्राफ के लिए आपको एक नुक्ता फराहम कर दे, एक कड़ी बन जाए अगले पैराग्राफ को लिखने की। और यही इंफॉर्मेशन हमारे लिए जानना जरूरी है। टॉपिक सेंटेंस एक पैराग्राफ में होना जो मेन आइडिया और मेन पॉइंट को शो करे। सपोर्टिंग सेंटेंसेस वो हों जो एक्सप्लेनेशंस दें, डिटेल्स प्रोवाइड करें कि टॉपिक सेंटेंसेस का मौजू ये है, उसमें एग्जांपल्स, एविडेंसेस, एक्सप्लेनेशंस हों, जिसकी आज हम रिहर्सल करेंगे, जिसको आज हम मौजू बनाएंगे। और फिर वो पैराग्राफ जो है वो कंक्लूडिंग सेंटेंस पे खत्म हो, जिसका क्या है कि ज्यादातर वो कंक्लूडिंग रिमार्क्स पे कंक्लूड कर दे बात को, या अगले पैराग्राफ के लिए कोई ना कोई नुक्ता फराहम करे। ठीक। तो पैराग्राफ जो है वो अल्टीमेटली हेल्प ऑर्गेनाइज राइटिंग्स एंड मेक इट इजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड। Ultimate agenda of a paragraph is to help you write a sort of information जो आपके पेपर चेकर के लिए, आपके केस में रीडर नहीं है, आपका पेपर चेकर है जिसने आपका पेपर पढ़ना है, आपके पेपर चेकर के लिए वो रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल हो, आपके बात, आपकी की हुई बात को, मैसेज को कन्वे करे उस तक कि इस बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन और बॉडी ऑफ नॉलेज में ये मैं पैगाम देना चाहता। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर स्पेलिंग्स के एरर नहीं होने चाहिए। अब हंस रहे हैं, वो आज आपने हमने इवैल्यूएशंस की हैं तो हमारी ये अगलास बार बार हो रही है। उसके अंदर तवक्को क्या है कि पढ़ी जाने वाली हैंडराइटिंग हो, जब मैं कहता हूँ ना एस्थेटिकली करेक्ट हो, तो मतलब ये कि इस लैंग्वेज में लिखा हो कि वो पढ़ी जा सके, ये नहीं कि वो पढ़ी जाने के काबिल जुबान ना हो।
दूसरा, वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो, उसके अंदर स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स ना हो, और आइडियाज के बारे में क्लैरिटी हो। टॉपिक्स, इसका मतलब क्या, टॉपिक सेंटेंस क्लियर हो, सपोर्टिंग सेंटेंसेस क्लियर हो, कंक्लूडिंग सेंटेंसेस क्लियर हो, और रीडेबल हो, अंडरस्टैंडेबल हो। एक सही पैराग्राफ जो है वो स्ट्रक्चर और कोहेरेंस प्रोवाइड करता है टू द टेक्स्ट। यानी सादा आसान फहम बात अगर मैं करूं, तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप किसी तहरीर में, पैराग्राफ में प्रोवाइड कर रहे हैं, वो पढ़ने वाले पे उकदा खोल दे कि मैं इस मौजू पे ये बात कर रहा हूं या कर रही हूं। इट अलाउज द रीडर टू फॉलो द राइटर्स आइडियाज मोर क्लियरली। आपका जो रीडर है, जो कि आपकी आपकी केसेस में आपके पेपर चेकर्स हैं, वो विद क्लैरिटी ऑफ माइंड ये जांच पड़ताल कर सके दैट आइदर यू हैव दैट पर्टिकुलर क्लैरिटी ऑफ माइंड और नॉट। तो क्लैरिटी ऑफ माइंड जो है वो कहां से आएगी? वो आपके पैराग्राफ्स प्रोवाइड करेंगे। वाज़ेह है ना बात? तो वो आपके पैराग्राफ जो है वो प्रोवाइड कर रहे होंगे वो क्लैरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपके पेपर चेकर्स को चाहिए। तो फिर एक अच्छे पैराग्राफ की क्वालिटी क्या होगी? A good paragraph possesses several key qualities that ensures clarity. सबसे पहले क्या है क्लैरिटी? You're not writing paragraphs in the essay, in current affairs, in Pakistan affairs, in Islamic studies, in political science, international relations, or many other optional subjects for yourself. You're writing for somebody else to read it and to give marks. यही एजेंडा है ना हमारा, कि आप जो लिख रहे हैं उसकी बुनियाद पे आपका पढ़ने वाला आपको मार्क्स दे सके, बेहतरीन मार्क्स कंपैरेटिव टू द अदर्स, क्योंकि इट्स अ कंपैटिटिव एग्जाम। तो अगर आपके पैराग्राफ में इनसे ज्यादा क्लैरिटी है तो यू शुड गेट गो बेटर मार्क्स एज कंपेयर टू हिम। कोहेरेंस उसमें आइडियाज की क्लैरिटी के बाद, क्लैरिटी ऑफ माइंड, क्लैरिटी ऑफ आइडियाज के बाद कोहेरेंस, वेदर योर आइडियाज एंड सेंटेंसेस आर कोहेरेंट और नॉट, जिसकी आज हम प्रैक्टिस करेंगे कि क्लैरिटी ऑफ माइंड क्या है, आइडियाज में और सेंटेंसेस में कोहेरेंस से क्या मुराद है, एन एंगेजमेंट फॉर द रीडर। वो बोरिंग भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? इट शुडंट बी लॉन्ग इनफ without providing evidence, without providing examples, explanations, कि उसका पढ़ने वाला बोर हो जाए कि यार क्या बोरिंग लिखा हुआ। That's why there is a clear-cut distinction between the good writers and the bad writers. कि यार ये राइटर बहुत शानदार लिखता है, ये राइटर यार बहुत बोर करता है, लंबे लंबे सेंटेंसेस लिखता है, उसमें कोई एग्जाम्पल्स नहीं होती, मुझे इंगेज नहीं कर रही वो तहरीर। अच्छी तहरीर वो है जिसके रीडर्स को वो पढ़ने पे माइल करे, उकसाए कि यार मुझे पढ़ो। आपकी स्टूडेंट्स की तहरीरें भी ऐसी हैं। एज अ पेपर चेकर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो कुछ पर्चे वाकई ऐसे होते हैं, एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, जो आपको एज अ पेपर चेकर इंगेज करते हैं कि यार दिस इज द एग्जाम दैट आई वाज लुकिंग फॉर एंड आई नीड टू चेक इट। उस पे आपको अटेंशन और बकायदा फोकस करने को जी चाहता है। A good writing engages you no matter what. आपकी जो अच्छी तहरीर है लिखा हुआ, वो आपको इंगेज करता है, चाहे आप अच्छे राइटर हैं या आप स्टूडेंट हैं और आप एग्जाम पास कर रहे हैं। एक अच्छे पैराग्राफ में क्लैरिटी, कोहेरेंस और एंगेजमेंट की ऑप्शंस होनी चाहिए। और बाय द वे ये आइडियल कंडीशंस हैं। इनमें से यू लैक वन और टू क्वालिटीज, दैट्स ओके। एज अ स्टूडेंट you're not Emily Bronte, right? You're not Shakespeare. ना आप बर्टन रसल हैं, ना परंदुति रॉय हैं। आप एक स्टूडेंट हैं and your examiners are quite familiar with this idea. So that's okay if you skip one or two qualities. That's all right. But you need to keep in mind that you need to replicate
एंड एड सम ऑफ द क्वालिटीज जो कि एक्सपेक्टेड है। ये भी नहीं हो सकता कि आप आउट ऑफ 10 क्वालिटीज आपने दो भी नहीं लिखी तो आपका एग्जामिनर आपको मार्क्स दे। ये तो नहीं हो सकता है। आपको कुछ ना कुछ क्वालिटीज ऐड करने की जरूरत है। यू नीड टू ऐड सम ऑफ द क्वालिटीज, नॉट 100% बट एटलीस्ट 50 to 60% क्वालिटीज ऑफ अ गुड पैराग्राफ शुड बी दैट। वो कौन कौन सी क्वालिटीज हैं जिनमें से आपको कुछ इंक्लूड करनी है? सबसे पहले है यूनिटी। Every sentence in the paragraph should relate to the main idea or topic। इसलिए तो हमने कहा है कि एक टॉपिक सेंटेंस है, एक मेन सेंटेंस है जो एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में है। एंड एवरी अदर सेंटेंस शुड रिलेट टू दैट पर्टिकुलर आइडिया और टॉपिक। यू कैन नॉट randomly discuss ideas in a paragraph। You can't really pick and choose that in first line you're talking about one topic, in the second line you're talking about something else, in the third line, in the third sentence you're randomly talking about some issues। You can't do that in a paragraph। Every sentence in the paragraph should relate to the main idea or topic। It means that all the supporting sentences should relate to just one topic and one idea that is given in the topic sentence। Every sentence after the topic sentence should talk about the very first sentence। हर आने वाला सेंटेंस जो है, जो टॉपिक सेंटेंस के बाद आए, उसके लिए कहीं ना कहीं कंपल्शन है कि वो उसी आइडिया के इर्द गिर्द रिवॉल्व करे। यानी आप ऐसे ही समझिए कि जो टॉपिक सेंटेंस है आपका एक पैराग्राफ में, वो मरकज है। जैसे किसी जमाने में लोग समझते थे सूरज मरकज कायनात है, तो पैराग्राफ में सूरज जो है वो मरकज है, और बाकी जो सपोर्टिंग सेंटेंसेस हैं वो बिल्कुल उन सियारों की मानंद हैं जो उसी सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं, चाहे वो ज़ोहल हो, मरीख हो, जमीन हो। नहीं, उसमें कंपल्शन सिर्फ एक आखिरी सेंटेंस के बारे में नहीं है। कंक्लूडिंग सेंटेंस को प्लूटो ले लें कि कभी हमने उसको सियारों की फहरिस्त में ऐड कर दिया कि इसे सूरज के इर्द गिर्द घूमना है, कभी हमने निकाल दिया कि यार चलो कंक्लूडिंग सेंटेंस, बात खत्म ना करो, किसी ऐसी बात पे, किसी ऐसे नुक्ते पे बात छोड़ दो कि वो लीड करे अगले पैराग्राफ के बारे में कि यार अगला पैराग्राफ इस बारे में हो सकता है, बात इस बारे में बात कर सकता है। So every sentence in the paragraph should relate to the main idea or topic। The paragraph should stay focused on a single point or argument without straying off topic। आपने off topic नहीं जाना। You cannot, stray off topic। topic से नहीं हट सकते आप। Then in the topic sentence I'm talking about electricity। In the second sentence, I'm talking about Zardari Sahab। In the third sentence, I'm talking about, Kashmir as a bone of contention between India and Pakistan। In the fourth sentence, I'm talking about Dubai। In the fifth or sixth sentence, I'm talking about Osama bin Laden। In the seventh sentence, I'm talking about ozone layers depletion। कोई सर पैर ही नहीं है बात का। It cannot happen। वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एक मरकज के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। सूरज एक है, बाकी तमाम की तमाम प्लैनेट्स को उसी के इर्द गिर्द घूम। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कोहेरेंस। सेंटेंसेस शुड फ्लो लॉजिकली फ्रॉम वन टू द नेक्स्ट, मेकिंग इट इजी फॉर द रीडर्स टू फॉलो द राइटर्स ट्रेन ऑफ थॉट। वो आपको फॉलो कर सके, कोहेरेंस होनी चाहिए सेंटेंसेस के अंदर, और लॉजिकली उन्हें एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस पे मूव करना है। यानी हर आने वाला सेंटेंस पहले सेंटेंस के साथ कहीं ना कहीं लिंक करे, ताकि आप अपने रीडर को भी लीड प्रोवाइड कर सकें कि यार ये पैराग्राफ जा किस सिमत को रहा है, ताकि जो ट्रेन ऑफ थॉट है पटरी पर डाल सके ना आप, कि थॉट की ट्रेन जा कहां को रही है। ये तो नहीं हो सकता कि ट्रेन जो है वो जानी फैसलाबाद है
तो पहले जाए शेखुपुरा, फिर जाए गुजरात, फिर जाए चीचू की मलियां, फिर जाए सियालकोट, फिर वापस लाहौर आ जाए, फिर अफगानिस्तान को निकल जाए, फिर उधर से होके लोरालाई से होते हुए कहीं और पहुंच जाए, फिर तो 5 साल 6 साल बाद फैसलाबाद पहुंचे। ये नहीं हो सकता। तो रीडर शुड हैव अ क्लियर थिंग इन हिज और हर माइंड कि यार आप, मेरा जो राइटर है, मेरा जो लिखने वाला है, उसकी ट्रेन ऑफ थॉट जो है वो इस पटरी पे चल रही है। तो उसको समझ आने लग जाए कि बात जा कहां को रही है। दिस ऑफन इन्वॉल्व यूजिंग ट्रांजिशनल वर्ड्स। अब ट्रांजिशनल वर्ड्स जो है वो हम ग्रामर और कंपोजिशन की क्लास में थॉरोली पढ़ेंगे कि ट्रांजिशनल वर्ड्स कौन होते हैं, जो ट्रांजिशन प्रोवाइड करते हैं, थ्रू विच you can jump on to the next sentence. But these transitional words help you to create a link between sentences. नहीं, वो ट्रांजिशन में हेल्प करते हैं आप, उनको हम डिस्कस करेंगे। एंड फ्रेजेस टू लिंक आइडियाज स्मूथली। फिर हम फ्रेजेस का इस्तेमाल करेंगे, वो आइडियाज का। ट्रांजिशनल वर्ड्स और फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है आइडियाज को स्मूथली लिंक करने के लिए, जिनकी हम एग्जांपल्स आज भी एक दो डिस्कस करेंगे। हम गुड क्वालिटी पैराग्राफ्स डिस्कस करेंगे, हम बैड क्वालिटी पैराग्राफ्स डिस्कस करेंगे, फिर उनमें कहाँ कहाँ ट्रांजिशनल वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं, कहाँ कहाँ अच्छी और बुरी फ्रेजेस का इस्तेमाल हुआ है, ताकि हम अंदाजा लगा सकें कि एक पैराग्राफ में कोहेरेंस है या नहीं। फिर हम बात करेंगे जी क्लैरिटी। आवर राइटिंग शुड बी क्लियर एंड कंसाइज, अवॉइडिंग एम्बिग्विटी। उसमें एम्बिगुअस इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। एंड मोस्टली मैं जब आपकी आपके काम को एवेल्युएट करता हूं, तो नॉर्मली मैं क्या कहता हूं कि आप लोग कहीं ना कहीं इस मेंटल मैप के अंदर अब आपका बन चुका है कि इन ऑर्डर टू मेक एन इंप्रेशन on your paper checker, you need to write somehow complex language, right? You need to convey your ideas by writing complex jargons, by writing very complex sentences. Complex language कोई कंपल्शन नहीं है। वो आइंस्टाइन का कहना ये है ना कि if you cannot explain things simply, means you don't understand them well. अगर आप आइडियाज सिंपली कन्वे ही नहीं कर सकते, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ राइटिंग? लंबे लंबे सेंटेंसेस लिखने से तो कोई नहीं। जितनी लंबी बात करेंगे उतने उसमें एम्बिग्विटी के चांसेस है। राइट स्मॉल सेंटेंसेस एंड ट्राई नॉट टू राइट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, या ओवर कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आपने ऐड नहीं करनी। तो ईच सेंटेंस शुड बी इजिली अंडरस्टूड ऑन द फर्स्ट रीडिंग। आप, क्योंकि एग्जामिनर्स के पास, स्पेशली एफपीएससी एग्जामिनर्स, डोंट हैव इनफ टाइम, सो दे कुड गो बैक एंड फोर्थ while reading your paper कि एक चीज समझ नहीं आई तो वो दोबारा पढ़ने पढ़ने बैठ जाए। They don't do that. And I've been a paper checker myself, I know that कि जितना बंडल पड़ा होता है और जो गिवन टाइम होता है उसके अंदर आपको यू नीड टू चेक दोज पेपर्स। तो आपके पेपर्स जो हैं, फॉर अ पेपर चेकर it's not a matter of life and death. For him, it's just a matter of 200, 100 rupees. For you, it's a matter of life and death. So they don't have that sort of luxury to go back and forth and check your papers कि एक दफा बात समझ नहीं आई तो चलो दूसरी दफा he would pay ultimate heed to go through your paper back and forth कि नहीं जी मुझे पढ़ के समझना है। They don't do that. तो आपकी जो राइटिंग है उसके अंदर इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए। फिर जी डेवलपमेंट, द मेन आइडिया शुड बी एडिक्वेटली डेवलप्ड विद सफिशिएंट डिटेल्स। तो अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज द मेन आइडिया। सफिशिएंट डिटेल्स होनी चाहिए, एविडेंस प्रोवाइड करें, उसमें एग्जांपल्स और एक्सप्लेनेशंस ऐड करें, एंड दैट्स व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट। दिस हेल्प्स टू सब्सटेंशिएट द पॉइंट बीइंग मेड एंड प्रोवाइड्स डेप्थ टू द पैराग्राफ। ये अल्टीमेटली करेगा क्या कि जो आप पॉइंट मनवाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, उसकी तरफ लीड करें और
आपके पैराग्राफ में डेप्थ प्रोवाइड करे। अल्टीमेट मैसेज क्या कन्वे करना है कि जो मैं बात कर रहा हूं मुझे पता है कि मैं क्या बात कर, वो नॉलेज प्रोवाइड करे आपके रीडर को। मैं देखा नहीं आपकी क्लासेस में, हम अपनी नॉर्मल क्लासेस में क्या कहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स मोस्टली एज्यूम कर लेते हैं कि आवर पेपर चेकर वुड इवेंचुअली नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट आवर पेपर। तो वो लेमैन लैंग्वेज में नहीं लिखते, यानी सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं करते, वो सेल्फ एज्यूम कर लेते हैं कहीं ना कहीं। उसमें एजम्पशंस है ना बहुत सारी, कहीं मेरे जो पढ़ने वाला पेपर चेकर है वो अफलातून है, उसको सारा कुछ आता है। तो ऐसा नहीं है। यू नीड टू ईच, यू नीड टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल लेस कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज कि उसको पढ़ने में आसानी हो। यू कुड मेक योर पॉइंट कि यार ये मैं बात करना चाह रहा हूं। तो आपने अपने एग्जामिनर के लिए स्लोली एंड ग्रेजुअली चीजें कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ लेके जानी है अगर जरूरत है भी तो। लेकिन इवेंचुअली आपकी जो बॉडी ऑफ नॉलेज है वो इस तरह पैराग्राफ्स में डेवलप होनी चाहिए, सो यू कुड, इट कुड अल्टीमेटली सब्सटेंशिएट द पॉइंट बीइंग मेड, जो आप पॉइंट उसमें कन्वे करना चाहते हैं कि यार ये बात है जो मैं करना चाहता हूं। और वही बात आपकी एग्जाम्पल्स एक्सप्लेनेशंस आपके पैराग्राफ में डेप्थ प्रोवाइड करेगी। तो टॉपिक सेंटेंस जी उसकी अच्छी क्वालिटी है। A strong topic sentence at the beginning of the paragraph sets the stage for the rest of the paragraph, clearly indicating what the paragraph will discuss. मैंने टॉप टू बॉटम नहीं, बॉटम टू टॉप भी एक्सप्लेन कर दिया। एक अच्छे पैराग्राफ की निशानियां क्या क्या है: क्लैरिटी, डेवलपमेंट, टॉपिक सेंटेंस, कोहेरेंस। तो टॉपिक सेंटेंस के इर्द गिर्द ही बात घूमनी है इवेंचुअली, क्योंकि जिसने टॉपिक सेंटेंस को पकड़ लिया है ना मजबूती से, जिसको ये पैराग्राफ में समझ आ गई है कि व्हाट अ टॉपिक सेंटेंस रियली इज, दैट पर्सन विल बी एबल टू इवेंचुअली अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग्स ऑफ द अदर सेंटेंसेस एंड द कंक्लूडिंग सेंटेंस। असल गेम यहां से शुरू होती है कि नाउ यू नीड टू ग्रास्प कि असल बात जो है वो टॉपिक सेंटेंस में है, और टॉपिक सेंटेंस होता क्या है, उसी से हम आगाज करेंगे। फिर जी कंक्लूडिंग सेंटेंस। A concluding sentence can help to summarize the main point or provide a transition to the next paragraph. मेन पॉइंट को समराइज करे कि हम ये जो जितना बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो इस बारे में, उसको समराइज कर दे, इनहैंसिंग द ओवरऑल फ्लो ऑफ द टेक्स्ट। यानी वो ओवरऑल फ्लो ऑफ द टेक्स्ट को क्या करे, एनहांस कर दे बाय पासिंग सम काइंड ऑफ कंक्लूडिंग रिमार्क्स कि ये जितना कुछ डिस्कस हुआ है वो ये है। जैसे आप ऐसे में नहीं करते, पूरा ऐसे लिखने के बाद कंक्लूड करते हैं, तो दो इट हैपेंस इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल सेंटेंसेस कि आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे रहे होते हैं और आप उसमें रेकमेंडेशंस भी दे रहे होते हैं बाज दफा। यहां ये है कि आपका जो आखिरी लाइन है इन अ गिवन पैराग्राफ, इट शुड समराइज द इंटायर पैराग्राफ। ठीक है, उसकी सारी की सारी की एसेंस को बयान कर रहे कि ये बात हो रही है अल्टीमेटली, जिसकी आज हम प्रैक्टिस और रिहर्सल करेंगे कि यार दैट्स द मेन एजेंडा, दैट्स व्हाट वी वांट। लेंथ कितनी होनी चाहिए, नो स्ट्रिक्ट रूल। इंटरनेशनली कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं, राइट। मैं अभी हम डिस्कस करेंगे मैनहट्टन की किताब, कुछ बेसिक किताबें हैं रूपा पब्लिकेशंस की, कुछ बेसिक रीडिंग एंड राइटिंग एबिलिटी को एनहांस करने की कुछ जो है वो बेसिक बुनियादी किताबें हैं जिन्हें हेल्पफुल स्टडी एड के तौर पे हम यूज करेंगे। बिकॉज ऑफ अ डिग्री इन एजुकेशन टू, तो हम उसको पेडागोजिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, पढ़ाना कैसे है, लर्निंग एक्सपीरियंस को एनहांस कैसे करना है, उसकी टेक्निक को मैनेज करने के लिए भी हम यूज करते हैं। अगर उन तमाम किताबों को उठा के देखेंगे तो देयर इजंट एनी स्ट्रिक्ट रूल ऑन द लेंथ ऑफ अ पैराग्राफ, कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। सिंपल क्राइटेरिया क्या है, इट शुड बी लॉन्ग इनफ टू फुली डेवलप द मेन आइडिया। इतना लंबा हो कि वो मेन आइडिया के बारे में बात करे, मुकम्मल बात करे, बट इट शुड बी टू लॉन्ग दैट इट बिकम्स बोरिंग, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रीड,
it eventually becomes abstract. इतनी लंबी बात ना हो जाए कि रीडर जो है वो बोरियत का शिकार हो जाए। यानी आप इवेंचुअली, आपकी केस में आपका पेपर चेकर जो है वो ये ना सोचे कि यार मैं किस मुसीबत को पड़ गई हूं। उसमें रीडेबिलिटी का आंसर हो, वो सिंपल फॉर्म में हो, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में ना हो, वो आप अगले रीडर की, पेपर चेकर की ईज का ख्याल रखे, और eventually it could make a point that you actually want to make, right? So generally a paragraph should contain at least 3 to 5 sentences, at least 3 से 5 sentences तो होने चाहिए, but in our case, in the case of CSS, it shouldn't be less than 5 sentences and not more than 12. हमारे यहाँ कहीं ना कहीं एक जर्नल पेपर की अगर फॉर्मेट को देखें ना, ये है स्टैंडर्ड साइज पेपर जो कि सीएसएस में इस्तेमाल होता है, ठीक है, और उस पर हाशिया नहीं होता, दैट्स द स्टैंडर्ड साइज पेपर, ठीक है। इसमें हाशिया भी नहीं होता, आपने अपनी मर्जी से कन्वीनियंस पे लगाना होता है। लेकिन इसकी लेंथ को देखते हुए अगर हम पेपर में एक देखें तो वो 4 से 5 सेंटेंसेस जो है वो कहीं ना कहीं वो शो कर रहे होते हैं कि आपने एक मुकम्मल पैराग्राफ लिखा है, बट इट शुड नॉट बी मोर देन, इट शुड नॉट, हाँ, 12 सेंटेंसेस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक पेज यानी इस लेंथ से, ये जो स्टैंडर्ड साइज लेंथ है, इससे बाहर चला जाता है। वो ऐसा लगता है कि सारा जवाब जो है वो शायद आपने एक ही पैराग्राफ में लिख दिया। तो हमने कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जो अपने दिमाग में रखनी। तो जनरली a paragraph should contain, generally it's not the standard information, it should contain at least 3 to 5 sentences, but in our case we'll keep in mind that it should not be less than 5 sentences and it should not exceed 12 sentences. But this can vary depending on the context and purpose of the writing. Obviously हमारा purpose क्या है, वो purpose हमारा different है, we are writing for competitive exams, that's why for our examiner's convenience and in order to make a literal mark on the mind of that examiner, हम इस पैराग्राफ के स्टैंडर्ड्स को, इस पेपर को मद्देनजर रखते हुए जब लिखेंगे तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला मिलेगा कि हमारे सेंटेंसेस 5 से कम नहीं होने चाहिए और 12 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। So this can vary depending on the context and purpose of the writing. वाज़ेह हो गई ये बात? यहां तो कोई सवाल है तो काइंडली पूछ लीजिए। क्यों जरूरत है इन तमाम चीजों की जी? By ensuring these qualities, a student can craft effective and engaging paragraph that contribute to the overall coherence and persuasiveness of their writing. आपकी जो पैराग्राफ्स हैं जो आप क्राफ्ट करेंगे, उसका मतलब क्या होता है जी? उसका काम क्या है? वो इफेक्टिव और एंगेजिंग पैराग्राफ्स होनी चाहिए ताकि वो कंट्रीब्यूट कर सकें कोहेरेंस में और परसुएसिवनेस ऑफ देयर राइटिंग, ताकि आपके पेपर चेकर को लगेगा यार आपने कुछ बेसिक तालीम हासिल की है एंड यू आर कंपैरेटिवली बेटर स्टूडेंट एज कंपेयर टू द अदर्स। आपकी कोई तालीम जो है वो कंपैरेटिवली बेहतरीन माहौल में हुई है, क्योंकि उनको आपकी पाकिस्तान में बेस्ट अवेलेबल जॉब्स जो है उनके लिए आपकी सूटेबिलिटी डिटरमिन करनी है। तो वो कंपैरेटिव फॉर्मूला क्या है कि आपको परसुएसिव पैराग्राफ्स लिखने और कहीं ना कहीं उनमें कोहेरेंस शो करनी। अब ये मैगजीन से लिया गया एक शानदार पैराग्राफ है। Here is an example of an excellent paragraph on climate change. I think this article was written by Al Gore, या Al Gore के ऊपर किसी ने आर्टिकल लिखा था, because Al Gore got Nobel Prize for his work on climate change. आप में से जो लोग CSS का एस्से पढ़ेंगे, जैसे हमने आइडियाज एंड आर्ग्यूमेंट्स की क्लास भी पहली तारीख से, आइडियाज एंड आर्ग्यूमेंट्स फॉर एसेज पहली तारीख से हमने शुरू करनी।
तो उसमें हम क्लाइमेट चेंज का ऐसे है, तो वो अल्गोर की डॉक्यूमेंट्री रिकमेंड करता हूँ। एन इनकन्वीनियंट ट्रूथ टाइटल है डॉक्यूमेंट्री का। दो उसके बुनियादी तौर पे वो एपिसोड्स हैं, यानी इनकन्वीनियंट ट्रूथ 1 एंड इनकन्वीनियंट ट्रूथ 2। वो स्टैंडर्ड समझा जाता है। It has provided a standard in order to analyze the climate change and climate change related issues. मैगजीन से हमने एक अच्छा सा पैराग्राफ उठाया है ताकि आपको एक आइडियल पैराग्राफ भी दिखाया जा सके, और फिर एक स्टूडेंट का लिखा हुआ पैराग्राफ भी इसमें हमने दिया है, फिर एक इमेच्योर स्टूडेंट का लिखा हुआ पैराग्राफ भी हमने उसमें ऐड किया है। ठीक, इसमें आज हम 3 पैराग्राफ्स की सूरत में उसे देखेंगे। एक हमारी एकेडमी के स्टूडेंट का लिखा हुआ पैराग्राफ है, उसके प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं जी आइडियल पैराग्राफ। देखिए, अब उसने देखिए टॉपिक सेंटेंस में पहला लफ्ज जो है वो क्या है, जरा देखें क्या लिखा हुआ। क्लाइमेट चेंज बकायदा पहला लफ्ज है कि climate change poses a significant threat to global biodiversity as shifting weather patterns and rising temperatures disrupt ecosystems. टॉपिक सेंटेंस के अंदर जो है वो क्या हो गया है, टॉपिक सेंटेंस ने बकायदा एजेंडा सेट कर दिया है अपने मेन टॉपिक को, और उसके साथ जुड़ी हुई जो उसकी डेफिनेशन है वो प्रोवाइड कर। सबसे पहले देखिए आगाज किससे हुआ है टॉपिक सेंटेंस से। टॉपिक सेंटेंस इज टॉकिंग अबाउट द मेन टॉपिक विच इज क्लाइमेट चेंज। इट पोजेस अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। इट पोजेस a significant threat to global biodiversity as shifting weather patterns, explain कर दिया, साथ definition provide कर दी, as shifting weather patterns and rising temperatures, these two words are defining the climate change, और उसकी इंपॉर्टेंस भी उसमें डिटर्मिन कर दी है, डिसरप्ट इकोसिस्टम्स। देखिए कितना कितना क्लैरिटी के साथ जो है वो एक टॉपिक सेंटेंस लिखा गया है। Climate change poses a significant threat to global biodiversity as shifting weather patterns and rising temperatures disrupt ecosystems. कि ग्लोबल जो क्लाइमेट चेंज है वो एक सिग्निफिकेंट थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी को। अब ये देखें लफ्ज भी साथ सीखने हैं आपने। आइडियाज एंड आर्ग्यूमेंट्स की क्लास में हम क्या करेंगे, हम मेन कुछ जॉर्गन्स भी साथ साथ पढ़ेंगे। फॉशिज्म क्या है, लिबरलिज्म क्या है, मार्क्सिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, ताकि हम अपने आइडियाज को, आर्ग्यूमेंट्स को बढ़ाने के लिए अपने आइडियाज भी अंडरस्टैंड कर सकें, बढ़ा सकें, क्लियर कर सकें उन्हें, ताकि इनमें गिवन सिचुएशंस में हम वो लफ्जों का सही दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें। अब बायोडाइवर्सिटी एक लफ्ज है। एज शिफ्टिंग वेदर पैटर्न्स शिफ्ट हो रहे हैं, यही हमने बात की शुरू में। पाकिस्तान में जहां ठंड पड़नी चाहिए वहां गर्मी पड़ रही है, जहां गर्मी पड़नी चाहिए वहां थोड़ी थोड़ी ठंडक होनी शुरू हो गई है। टेम्परेचर्स जो है वो राइज कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली इकोसिस्टम्स जो है वो क्या हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। सपोर्टिंग सेंटेंसेस जरा देखिए। फॉर इंस्टेंस क्या लिखा हुआ। अब हमने ट्रांजिशंस का, फ्रेजेस का इस्तेमाल, ट्रांजिशंस का, ट्रांजिशनल वर्ड्स का और फ्रेजेस का इस्तेमाल भी देखना है। तो फॉर इंस्टेंस कोरल रीफ्स which are highly sensitive to temperature changes are experiencing widespread bleaching due to warmer ocean waters. इसका मतलब ये है कि पैराग्राफ को सीखते हुए साथ साथ आपको आइडियाज भी सीखने। एंड रिमेंबर that if you really want to improve your writing, you'll have to work on your reading ability, and
cannot improve your writing ability without improving your reading ability, because these two things are directly proportional to each other. इनका directly proportional ताल्लुक है एक. They have a direct love affair. You cannot significantly understand the one without understanding the other. एक चीज को इग्नोर करके दूसरी की अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप की जा सकती. You'll have to read in order to enhance your vocabulary, increase your understanding, developing more clarity. तो फॉर इंस्टेंट कोरल रीफ्स. अब कोरल रीफ्स क्या है ये पता होना चाहिए. और मैं आपको ये भी पढ़ा रहा हूं कि न्यूज़पेपर्स के पैराग्राफ्स कैसे पढ़ने, न्यूज़पेपर्स की रीडिंग कैसे करनी है. बिकॉज दोज हु टेक क्लासेस विद मी, माय ओवरऑल कोर्सेज आर प्रिटी होलिस्टिक. मैं कोशिश करता हूं कि आपको एक चीज पढ़ा के, जैसे मैं जेंडर स्टडीज का कोर्स पढ़ाता हूं, तो आई मेक इट शो दैट इट हेल्प्स यू टू डेवलप अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जेंडर बेस्ड एसेज, ताकि आप उनको भी क्लियर कर सकें. एंड दोज हु हैव टेकन एंड ऑप्टेड फॉर दोज एसेज जो कि जेंडर बेस्ड एसेज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दे हैव नेवर फेल्ड. अगर आपके पास जेंडर की क्लैरिटी मुकम्मल है तो आइडियाज एंड आर्ग्यूमेंट फॉर एसेज आपके पास है ना, so you can decode that essay very easily. तो coral reefs which are highly sensitive to temperature changes, जो कि sensitive है temperature changes को लेके, are experiencing widespread bleaching due to warmer ocean waters. अब ocean जो है वो warm हो रहे हैं, उसकी वजह से coral reefs की bleaching शुरू हो गई और वो पहले temperature sensitive है. This bleaching not only affects the coral themselves, but also the myriad species that depend on them for shelter and food. अब इसमें myriad species, shelter, food. अब ये देख रहे हैं how many topics a paragraph is discussing, but the entire paragraph is revolving around climate change. यहाँ coral reefs, उनकी bleaching, impact on the myriad species, उनका shelter और food का तबाह होना किसकी तरफ इशारा कर रहा है? क्लाइमेट चेंज की तरफ. फिर अगेन phrases, transitional words. Additionally, the melting of polar ice caps is leading to rising sea levels. Ab melting the polar ice cap is again something that's associated with climate change. Melting of polar ice caps is leading to rising sea levels. आइस कैप्स मेल्ट हो रही हैं, सी लेवल राइज हो रहा है, विच थ्रेटन कोस्टल हैबिटेट्स. कोस्टल हैबिटेट्स जो कोस्ट्स के करीब जिंदगी आबाद है, उसको भी वो डैमेज कर रही है. पानी का उतार या चढ़ाव, पानी का ज्यादा या कम होना कोस्टल लाइफ को मुतारिफ या बर्बादी का बायस बनता है, उसको मुतासिर करता है, या उसकी आबादी का बायस बनता है. एंड द स्पीशीज दैट इनहैबिट देम. नहीं, कोस्टल हैबिटेट जो है जहां जिंदगी आबाद हो सकती है, या उसको मुतासिर करता है या उसके अंदर बसने वाली स्पीशीज को मुतासिर करता है. फर्दर मोर अब देख रहे हैं, फॉर इंस्टेंस, एडिशनली, फर्दर मोर. मैं इसलिए आपको कहता हूं रोजाना एवेल्यूशंस करते हुए, अब 15 दिन हो गए आपको एवेल्यूशंस कराते हुए, कि ये लफ्ज बार बार इस्तेमाल करें. फर्दर मोर, अनप्रेडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स. Unpredictable weather patterns such as prolonged droughts, intense storms are stressing both plant and animal populations, pushing many species to the brink of extinction. अब ये देख रहे हैं, these are the examples that the writer is providing in order to ensure कि climate change जो है वो एक सटल हकीकत के तौर पे आप अब एक्सेप्ट कर लें. क्या अनप्रेडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स हैं, लंबे लंबे ड्राउट्स हैं, कहत साली है, इंटेंस किस्म के स्टॉर्म्स आ रहे हैं, हॉरिकेन्स आ रहे हैं, टॉर्नेडोज आ रहे हैं दुनिया के अंदर, सुनामीज आ रहे हैं. बिकॉज ऑल ऑफ दीज थिंग्स कलेक्टिवली स्ट्रेसिंग बोथ प्लांट एंड एनिमल पॉपुलेशन. अब पॉपुलेशन के ऊपर तो स्ट्रेस डाल रहे हैं नहीं, चाहे एनिमल पॉपुलेशन है, फ्लोरा और फाना तो सारा डिस्टर्ब हो गया. अब स्टॉर्म्स आए हैं, प्लांट तबाह हो गए, फसलें तबाह हो गई, फ्लोरा एंड फाना दोनों डैमेज हो रहे हैं.
पुशिंग मैनी स्पीशीज टू द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन। वो कहता है कि अब स्पीशीज जो हैं उनको एक्सटिंक्शन की, तबाही की कगार पे लाके खड़ा कर दिया इसने। अब ये इंश्योर कर रहा है कि भैया तस्लीम कर लो कि क्लाइमेट चेंज वाकई ही कोई मौजू है। 10 अगेन देख लें, फॉर इंस्टेंस, एडिशनली, फर्दर मोर, 10 The impact of climate change on biodiversity is profound and multifaceted. वो उसका इम्पैक्ट बायोडाइवर्सिटी पे, जिंदगी पे, बायो जिंदगी की जो डाइवर्सिटी है उसके ऊपर प्रोफाउंड है और मल्टीफेसेटेड है। Highlighting the urgent need for comprehensive environmental policies and conservation efforts। अब उसने देख लें कंक्लूडिंग सेंटेंस किस पे खत्म किया है? Highlighting the urgent need for comprehensive environmental policies। अब उसने जो पॉइंट है वो कंक्लूड नहीं किया सारा कुछ, कहीं ना कहीं वो भी कर दिया कि बायोडाइवर्सिटी प्रोफाउंड और मल्टीफेसेटेड इनफैक्ट का शिकार है, लेकिन हाईलाइटिंग द अर्जेंट नीड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंटल पॉलिसीज एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स। उसने क्या किया? उसने अगले पैराग्राफ का हिंट भी साथ ही प्रोवाइड कर दिया कि अगला पैराग्राफ मुमकिन हो सकता है आप लिखें एनवायरमेंटल पॉसिबिलिटीज के बारे में, कंजर्वेशन एफर्ट्स के बारे में, कि जिस क्लाइमेट चेंज की वजह से जिस तबाही की हम बात कर रहे हैं उसको बचाया कैसे जा सकता है। राइट? अब इस पैराग्राफ की खूबियां अब आप खुद तलाश कीजिए। इसमें यूनिटी है। इट फोकसेस ऑन द सिंगल आइडिया ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इंपैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी। यूनिटी है, एक पॉइंट है, एक एजेंडा है, एक नुक्ते पे, एक मरकज पे घूम रही है बात, वो क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी के ऊपर उसका इंपैक्ट है। एक नुक्ते पे गल खत्म हो रही है, उसका मरकज सूरज एक है, बाकी सारे सेंटेंसेस सियारों की मानिंद उसी सितारे के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। उसमें कोहेरेंस है, कैसे? sentences flow logically using examples and explanations that build on each other। सारे के सारे sentences जो हैं वो coherently एक आइडिया पे बात नहीं कर रहे, एक by using examples, explanations जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई, जिनका डायरेक्ट ताल्लुक है। फिर तीसरा है क्लैरिटी है। देखिए कोई बात इतनी अभी मुश्किल लग रही है क्योंकि अभी वो लफ्जों का जखीरा तगड़ा नहीं, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली विल स्टार्ट विद सिंपल सेंटेंसेस। ये थोड़ा मुश्किल है, हम अभी इससे भी ज्यादा सिंपल सेंटेंसेस से स्टार्ट करेंगे। ये आपको आइडियल बताया है। तो राइटिंग इज क्लियर एंड कंसाइज, मेकिंग द पॉइंट्स इजी टू अंडरस्टैंड। उसने पॉइंट्स क्लियरली बता दिए हैं। ये डेवलप कैसे हुआ है कि स्पेसिफिक एग्जांपल्स दी गई हैं कोरल ब्लीचिंग की, पोलर आइस के मेल्ट होने की, जो कि मेन आइडिया को सपोर्ट करती हैं। फिर उसमें टॉपिक सेंटेंस बड़ा क्लियर है जो कि हमारे टॉपिक को, क्लाइमेट चेंज को बेहतरीन तरीके से इंट्रोड्यूस कर देता है, नहीं? और कंक्लूडिंग सेंटेंस क्या है जरा देख लें। फाइनल सेंटेंस नॉट ओनली समराइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ द इशू, इट ऑल्सो कॉल्स फॉर एन एक्शन। इट कॉल्स फॉर डायरेक्ट एक्शन कि भैया कोई एक्शन करो ताकि हम क्लाइमेट चेंज को रोक के उन स्पीशीज को और बायोडाइवर्सिटी को बचा सके जिनको वो तबाह कर रहा है। प्रोवाइडिंग अ सेंस ऑफ क्लोजर एंड ट्रांजिशन, वो हिंट दे रहा है कि अगला पैराग्राफ इन्हीं मौजूआत के बारे में हो सकता है, एनवायरमेंटल पॉलिसीज के बारे में हो सकता है। उसका अगले पैराग्राफ का जो टॉपिक सेंटेंस है वो सेविंग द बायोडाइवर्सिटी भी हो सकता है, कंजर्वेशन भी हो सकता है उसका मेन थीम, नहीं? अब here is an example of a very average level paragraph. I have written that it's a poor paragraph, but it's an average level paragraph and it's written by a student who is qualified. मैं अब उसकी क्वालिफिकेशन की रीजन भी आपको बता सकता हूं, बट हमें अब नुक्ताए आगाज के तौर पे इस पैराग्राफ को लेना है, ठीक है? हमें नुक्ताए आगाज के तौर पे इस पैराग्राफ को लेना है।
वो आगाज क्या है कि पुअर पैराग्राफ जो है वो क्लाइमेट चेंज पे या एवरेज लेवल पैराग्राफ जो हैं वो किस तरह के होते हैं वो देख लें. अब क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इट्स रियली बैड. But it at least began with the topics and tense. That's why I'm saying it's an average level paragraph. It's not poor, slightly better than the poor, but it's an average level paragraph. Temperatures are going up, obviously, when climate change is happening. It's happening because temperatures are rising, and this is causing problems for many places. The student of mine has used a very simple, direct language, right? Which is somehow managing to explain that this revolves around climate change or temperature के बढ़ने से multiple places के लिए problems हो रही हैं. He is not defined कि कौन सी problems हो रही हैं, लेकिन problems हो रही हैं. Ice is melting in the Arctic. Nothing could be simpler than this. Ice is melting, and some animals are having a hard time. We don't know what kind of animals he's talking about, but some animals are having a hard time. We don't know what kind of hard time. वहां क्या है, कोरल रीफ्स की ब्लीचिंग हो रही है. कोरल रीफ बेचारे पहले ही हीट सेंसिटिव हैं, वार्म टेम्परेचर से डरते हैं, उनकी ब्लीचिंग हो गई है, वो खतरे में है. वो माय स्टूडेंट ही इज नॉट रियली टॉक्ड अबाउट कि हार्ड टाइम की नौयत क्या है, वो एनिमल्स कौन से हैं जो खतरे में. इन सम प्लेसेस कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं. इन सम प्लेसेस इट्स टू ड्राई एंड इन अदर्स देयर इज टू मच रेन. सेंटेंसेस में कोई गड़बड़ नहीं है सच, लेकिन इंफॉर्मेशन जो है वो उतनी प्रिसाइज नहीं है. जाने बच्चे, हम ना आते हैं, ये आप सवाल पूछना चाहते हैं, हम आते हैं इस बारे में, हमें जरा थोड़ा सा ये कंप्लीट करने दें. विल टेक द क्वेश्चंस एट द एंड. ठीक है. So in some places it's too dry and in others there's too much rain. This can be bad for people too because it can affect farming and water supply. Connection क्या बनाया है कि farming और water supply को damage कर सकते हैं. और concluding sentences में बात क्या हुई है, something needs to be done about climate change. We don't know what kind of efforts are needed. कंजर्वेशन की कौन सी एफर्ट्स हैं. समथिंग नीड्स टू बी डन अबाउट क्लाइमेट चेंज. अब इट्स एन एवरेज लेवल पैराग्राफ. एक बिगिनर को ये इंफॉर्मेशन जो है वो सूट करती है, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स को ये इंफॉर्मेशन सूट नहीं करती. दिस पैराग्राफ इज कंसिडर्ड पुअर क्योंकि इसमें इट लैक्स फोकस एंड जंप्स बिटवीन सेवरल लूजली रिलेटेड पॉइंट्स विदाउट फुली डेवलपिंग एनी सिंगल आइडिया. कोई एक आइडिया फुली डेवलप नहीं हुआ. देखिए, वेग इंफॉर्मेशन है. सम पीपल, सम प्लेसेस, सम हैबिटेट्स, अंडर प्रेशर, अंडर डेंजर. कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है. कोहेरेंस में प्रॉब्लम क्या है? The provided sentences do not flow smoothly from one to the next, making it difficult to follow the writer's train of thought. हमें नहीं पता कि वो क्लैरिटी के साथ क्या कहना चाहता है. गो कि इतना पता है कि वो क्लाइमेट चेंज के बारे में ही बात कर रहा है, लेकिन उसमें उतनी क्लैरिटी नहीं है. तो लैंग्वेज इज वेग एंड लैक डिटेल्स. ये बात हो रही है कि उसकी लैंग्वेज में न कोरल रीफ्स का जिक्र है, न ब्लीचिंग का जिक्र है, न रेलेवेंट जॉर्गन्स हैं. क्लाइमेट चेंज के बारे में आपको फिर स्टैट्स पता होने चाहिए. क्लाइमेट चेंज के बारे में आपको एग्जांपल्स पता होनी चाहिए, बिकॉज यू हैव टू अल्टीमेटली राइट दीज पैराग्राफ्स फॉर योर एसेज. Eventually, you're going to write these paragraphs for your Pakistan affairs, current affairs papers, Islamic studies paper, and optionals, etc., etc. Right? तो आपको करना क्या है? फिर क्लैरिटी देनी है. फिर फ्रेजेस कैसी इस्तेमाल हुई हैं? इट्स रियली बैड एंड हैविंग अ हार्ड टाइम, नॉट प्रोवाइडेड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन. कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है ही नहीं. फिर इसके अंदर जो मेजर चैलेंज है वो क्या है जी? डेवलपमेंट का इशू है. कोई सफिशिएंट डिटेल्स नहीं है. सपोर्टिंग पॉइंट्स में कोई एविडेंस प्रोवाइड नहीं किया गया. आर्ग्यूमेंट्स वीक है और अनकन्विंसिंग है. तो पहले पैराग्राफ के साथ इसको कंपेयर करें. राइटर ऑफ टाइम्स मैगजीन जिसका हमने पैराग्राफ उठाया, ही इज ट्राइंग टू कन्विंस यू
that I'm talking about climate change and the dangers of climate change on the basis of these provided evidences कि polar ice melt हो गई है, coral reefs damage हो रहे हैं, जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है वो पानी के राइज एंड फॉल में समुद्रों की वार्म होने की वजह से वो इन डेंजर है। फिर टॉपिक सेंटेंस इज वीक है, ठीक, लेकिन वीक है, ओवरली जनरल है और फेलिंग टू क्लियरली इंट्रोड्यूस अ स्पेसिफिक मेन आइडिया, क्योंकि उसने मेन आइडिया कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं किया। और कंक्लूडिंग सेंटेंस इज वेग, does not effectively summarize, does not, it summarizes the actual content but it does not summarize the paragraph or provide a meaningful conclusion। उसने कोई मीनिंगफुल कंक्लूजन नहीं दिया उसके अंदर, राइट। वर्स फॉर्म ऑफ पैराग्राफ हम जो है वो डिस्कस करते हैं जी, वर्स फॉर्म ऑफ पैराग्राफ जी। अब इस बात पे आते हैं, ये एक ऐसे स्टूडेंट का पैराग्राफ है जिसने अभी रिसेंटली जो है वो तैयारी करना हमसे पैराग्राफ्स की शुरू की है। अच्छा, पैराग्राफ की इनरोलमेंट जो है वो टाइम एंड अगेन हम करते हैं, क्योंकि इसमें पढ़ना पढ़ाना कम होता है, यानी पढ़ना कम होता है, पढ़ाना ज्यादा होता है कि हमने डेली रीडिंग करनी होती है। हम एक पैराग्राफ लिखने के लिए स्टूडेंट्स को देते हैं और हम स्टूडेंट्स को जो है वो इस किताब को शुरू में पढ़ाएंगे, यानी मैं पढ़ाऊंगा ये, उसमें इस किताब के कुछ पैराग्राफ्स और इससे रिलेटेड असाइनमेंट्स मिलेंगी कि आप भी इस तरह का कोई पैराग्राफ लिख के लाएंगे, ठीक है। तो उसमें इनरोलमेंट ऑन एंड ऑफ होती है, क्योंकि ये एवेल्युएशन बेस्ड हमारा कोर्स है। इसमें हम आइडियाज तो डेली डिस्कस करेंगे ही, कुछ किताब पढ़ेंगे डेली और साथ जो है वो इवेल्युएशंस करेंगे। इफ यू रियली इंटरेस्टेड इन टेकिंग दैट कोर्स तो यूल हैव टू फुली पार्टिसिपेट इन इट। आप अपने राइटिंग सैंपल्स को डेली एवेल्युएट कराएंगे तो मकसद है, अदरवाइज देयर इजंट एनी पॉइंट ऑफ एनरोलिंग, राइट, योरसेल्फ इन दैट प्रोग्राम। वर्स फॉर्म ऑफ पैराग्राफ जी रिटन बाय अ स्टूडेंट, आई वोंट टेक द नेम, लेकिन डिस्कस हम करेंगे। देखें जी, पढ़ें। अब आपकी असाइनमेंट ये है कि यू नीड टू गो थ्रू इट। वर्स फॉर्म ऑफ पैराग्राफ जी, क्लाइमेट चेंज इज हैपन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इट्स रियली बैड। अब मैंने एवरेज लेवल का पैराग्राफ वो दिखाया है जिसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं। अब इवेंचुअली दिस इज द पैराग्राफ विच इज फुल ऑफ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, which is full of other syntax based mistakes, जो आपने हाईलाइट करनी है कि यार ये बहुत ही बुरा पैराग्राफ है। और ये वो पॉइंट है जिससे बेसिक लेवल स्टूडेंट्स आगाज करते हैं। एंड आफ्टर टेकिंग द प्रोग्राम और कोर्स में एनरोल होने के बाद, अपनी रीडिंग बेहतर करने के बाद, इट्स नॉट दैट यू हैव टू टेक दिस कोर्स विद मी इवेंचुअली, क्या आपने जी कोर्स मुझसे ही लेंगे तो बेहतर होगा। मैं आपको कोर्स ऑफ एक्शन बता दिया कि आप किताब पढ़ें, बेसिक चीजें ध्यान में रखें और डेली प्रैक्टिस करें अंडर द गाइडेंस ऑफ अ गुड मेंटर, तो आप ये इंप्रूव खुद भी कर सकते हैं। अब इस पैराग्राफ के अंदर जो शुरू करते हैं बच्चे जो बेसिक लेवल से, देखें, क्लाइमेट चेंज इज हैपन, ग्रामेटिकल एरर्स हैं। फिर टेम्परेचर्स आर गोइंग अप एंड दिस इज causing problems for many places. Ice is melting in the Arctic and some animals are having a hard time. कोई full stop नहीं, punctuation की mistakes हैं, phrases की mistakes हैं, transitional words की problems हैं। In some places it's too dry and others there's too much rain. This can be bad for people too because it can affect farming, water supply. Something needs to be done about climate change. Full of grammatical mistakes. अब आप कहें कि इस पॉइंट पे आपको मार्क्स मिलेंगे तो यू आर गोना गेट नन। हमने अपने पैराग्राफ को इस पॉइंट से उठा के सेकंड पे एवरेज लेवल पैराग्राफ पे लेके जाना सबसे पहले, ताकि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, सिंटेक्स की प्रॉब्लम्स को अवॉइड किया जा सके। आइडियाज को रीडिंग से बेहतर बनाएं, हम अपने आर्ग्यूमेंट्स को बेहतर बनाएं और फिर इवेंचुअली हम एसेज और अपनी पाकिस्तान स्टडीज, करंट अफेयर्स की जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं उन पे फ्रीली विद कॉन्फिडेंस लिख सकें। दैट्स द एजेंडा। इसमें प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं जरा देखिए। अब मैं ज्यादातर टीचर्स की मेथोडोलॉजी क्या है कि वो स्टूडेंट्स को कहते हैं कि लिख के लाओ पैराग्राफ्स, हम उसमें
मिस्टेक्स निकालेंगे. This is a good approach. This is not a bad approach. But pedagogical standards are changing. And being as an educationist, because I practice education, तो उसमें methodologies change कर सकते हैं ताकि स्टूडेंट्स को बेहतरीन तरीके से engage किया जा सके. तो हम ये भी करते हैं, यानी मैं ये करता हूं कि मैं स्टूडेंट्स को कहता हूं कि ये मिस्टेक्स वाला पैराग्राफ है, इसको ठीक करके लाओ, आपने ठीक करना. तो आप पहले तो ये करें ना, ये हाईलाइटेड मिस्टेक्स हैं, तो मैंने हाईलाइट किए. आप इसमें से कुछ मिस्टेक्स आप हाईलाइट करेंगे, क्या मिस्टेक्स हैं. आप इस तरह की असाइनमेंट्स भी हम डेली करें. तो ये हमारी जो गिवन स्टैंडर्ड्स हैं, ये मेरे नहीं है स्टैंडर्ड, इट्स इंटरनेशनल फॉर्मूला कि अंग्रेजी के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर चीजें हैं जो हमें जहन में रखनी है इसको फ्लॉलेस बनाने के लिए. उसमें ग्रामर का दुरुस्त इस्तेमाल है, लफ्जों का दुरुस्त इस्तेमाल है, वोकैबुलरी ठीक होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, आइडियाज क्लियर होनी चाहिए. तो आप कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आप हाईलाइट करें. उसमें से अगर हम प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करेंगे, ये स्लाइड्स वगैरह मैं ग्रुप में भेज दूंगा आपको. उसमें सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, हैपन शुड बी हैपनिंग. वर्ब का टेंस एरर जो है वो ये है, यानी क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग आएगा ऑल ओवर द वर्ल्ड. क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड. फिर इट्स जो है शुड बी, इट्स कॉन्ट्रैक्शन एरर है, यानी हमने इट्स कॉन्ट्रैक्शनल एरर में इस तरह लिखा हुआ है, यहां कैसे होना चाहिए, सॉरी, इट्स जो है वो कॉन्ट्रैक्शनल एरर को ठीक करके एस से पहले क्या करेंगे, अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, शाबाश. एस से पहले अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करेंगे. इससे आगे चलेंगे जी, तो टेम्परेचर शुड बी टेम्परेचर्स. पोजेसिव वर्सेस प्लूरल एरर है, हमने प्लूरल लिखना है टेम्परेचर्स, ठीक है. उसमें पोजेसिव का ख्याल डिफरेंट लिखा हुआ है, हमने प्लूरलिटी का ख्याल रखना है. यहां एक से ज्यादा टेम्परेचर की बात हो रही है. फिर कॉजिंग, स्पेलिंग गलत है, कॉजिंग स्पेलर एरर है. फिर प्लेसेस, आइस, प्लेसेस के बाद फुल स्टॉप आएगा, मिसिंग पीरियड, कॉमा का दुरुस्त इस्तेमाल, डॉट का इस्तेमाल कहां करना है, यानी पंक्चुएशन का दुरुस्त इस्तेमाल भी तो जानना है ना हमने. टू ड्राई शुड बी टू ड्राई, इनकरेक्ट यूज ऑफ टू है. देयर शुड बी देयर्स, कॉन्ट्रैक्शन एरर है. टू बिकॉज शुड बी टू बिकॉज. समथिंग शुड बी कैपिटलाइज्ड एट समथिंग, क्योंकि हमें यही नहीं पता मेजॉरिटी सेंटेंसेस को कि फुल स्टॉप के बाद कैपिटल लेटर से हम अपने सेंटेंस का आगाज करते हैं. तो ये ठीक कौन सा है जी, ये. तो आपको जब कंपैरिजन को दिया जाएगा, फिर एक क्लास में असाइनमेंट ये भी करेंगे कि आपको असाइनमेंट दी जाएगी, आप सॉल्व करेंगे, फिर हम उसका कंपैरिजन करेंगे. एंड दिस इज हाउ स्टूडेंट्स जो है वो इवेंचुअली इंप्रूव देयर पैराग्राफ्स. ठीक है, तो दैट्स द अल्टीमेट प्रोग्राम. अब डेली बेसिस पे ये काम जो है वो कर रहे होंगे. फ्रॉम नाउ ऑन हम कल से जो है वो अपने पैराग्राफ्स की इवेल्युएशन स्टार्ट करेंगे. आवर फर्स्ट assignment will be that we are going to write a full-fledged paragraph on a given topic. वो assignments आपको ग्रुप में आप डेली बेसिस पे भेज दिया करेंगे. ठीक है जी. अब कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम कल से इंशाल्लाह अपनी बाकायदा क्लास का आगाज करेंगे. बाकायदा कोर्स जो है वो हमारा फर्स्ट से शुरू होगा. अनऑफिशियली आज से हमने आगाज कर दिया है, क्योंकि पैराग्राफ्स में ऑन एंड ऑफ हम सिर्फ पैराग्राफ्स इवेल्युएट कर रहे होते हैं और डेली डिस्कशंस करते हैं इसी दौरान, क्लास के दौरान.